चलो लिखो बेटा AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। हाँ जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होती है। इट इज अ स्टेटमेंट which is very important लिखना है साथ साथ। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट which is very important in financial statements which shows number 1 inflow of cash, number 2 बोलो outflow of cash, inflow of cash and outflow of cash। ठीक है बेटा, इसको समझाओ तो ना, क्लियर हो गया। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज होती है। In cash flow statements we can classify 3 types of activities। बोलो सिमर। नंबर 1 नहीं याद, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नंबर 2 investing activities। number 3 financing activities। operating activities, investing activities and financing activities। चलिए, what is the meaning of, stop writing now everyone, what is the meaning of operating activities? operating activities का मतलब होता है हमारी डे टू डे एक्टिविटीज, हमारे बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज, रोज की। जैसे एक बिजनेस में जो खर्चे होते हैं, जैसे कि सैलरी देना अपने एम्प्लॉइज को, रेंट पे करना, ठीक है, इन खर्चों को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं। फाइन। जैसे मेरे को स्टूडेंट से क्या आती है, फीस। अगर मैं सीबीएसई के एग्जाम चेक कर रहा हूँ तो मुझे वहां से क्या मिलेगी, उसकी रेम्यूनरेशन। और मान लो मैं सीबीएसई में ही एज अ टीचर अपॉइंटेड हूँ, तो मेरा वो रोज का काम हो गया। समझ में आ गया? तो जो हमारा रोज का काम है, उससे जो पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, वो कौन सी एक्टिविटी बन गई हमारी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहां तक समझ आ गया सबको? उसके बाद होती है हमारी नंबर 2, बोलो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है निवेश करना, मतलब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे। अब इन्वेस्ट कहां पे करेंगे, बोलो। हम कोई भी नॉन करंट एसेट्स ले सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स का मतलब वो एसेट जो कैश में कन्वर्ट नहीं होती विद इन 12 months। एग्जाम्पल ऑफ नॉन करंट एसेट्स कैन बी आइदर टेंजिबल, आइदर इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब which can be touched, tangible मतलब which can be touched and seen। intangible means उनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। एग्जाम्पल पेटेंट्स, गुडविल, ठीक है बच्चों, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ठीक है, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। लेकिन फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी हमारी क्या है, टेंजिबल एसेट्स में दिखती हैं। ठीक है, समझ आ गया? थर्ड कैटेगरी क्या है हमारी, बोलो,
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज डील्स विद द फाइनेंस. फाइनेंस हम अरेंज कहां से करते हैं उसके बारे में. देखो हमने ना एक बचपन में कैपिटल की डेफिनेशन पढ़ी थी, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर टू स्टार्ट द बिजनेस. ठीक है, तो हमारे फाइनेंसिंग का मतलब है हमारी कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा है. अब स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो मेरी कैपिटल मैंने इन्वेस्ट करी है अपने बिजनेस में, मैंने कितने के शेयर्स इशू कर दिए, मैंने कितने डिबेंचर इशू कर दिए अपनी कंपनी के, मैंने बैंक से क्या ले लिया, लोन, मैंने ओवरड्राफ्ट कर दिया. ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक में पैसा 10,000 पड़ा है करंट अकाउंट में, लेकिन मैंने निकाल कितने दिए, 20,000. तो मैंने शॉर्ट टर्म क्या ले लिया बैंक से, लोन. तो जब भी हम अपने फंड्स को अरेंज करते हैं तो उस एक्टिविटी का नाम क्या बन गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. जब हम अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं, अगर मान लो मैंने रिलायंस में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे हैं, यहां मैं शेयर्स खरीद रहा हूं, तो वो मेरी फाइनेंसिंग नहीं है, वो कौन सी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. जब मैं अपने खुद के शेयर इशू कर रहा हूं तो वो कौन सी एक्टिविटी हो गई, फाइनेंसिंग. तीनों एक्टिविटीज के 2-4 एग्जांपल लिख लो अपने आप जो तुम्हें पसंद आए. 2 मिनट का पॉज दे रहा हूं, हरी अप. सिमर, अगर एक प्रॉपर्टी डीलर लैंड बाय कर रहा है, ये कौन सी एक्टिविटी है बेटा, ऑपरेटिंग. वेरी गुड. क्यों, क्योंकि वो प्रॉपर्टी डीलर है, उसका रोज का काम है ये. ठीक है जी. नकुल, अगर एक फाइनेंसिंग कंपनी लोन दे रही है वैभव मित्तल को, ये उसकी कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग. क्यों तन्मय, क्योंकि कंपनी फाइनेंसिंग है, उसका काम ही क्या है, रोज का लोन देना, लोन लेना, लोन देना, लोन लेना. तो ये चीज ध्यान रखना, जिस चीज में हम डील करते हैं वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है. तो एक लाइन लिख लो बच्चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम्स. क्रक्स ऑफ दीज टू क्वेश्चंस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम्स. प्रिंसिपल्स रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम्स, इससे हमारा मैक्सिमम पैसा आता है. ठीक है बच्चों, बोलते नहीं. अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट रिप्रेजेंट क्या करता है तन्मय, कैश फ्लो स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स डैश. कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनती है उससे रिप्रेजेंट क्या होता है, नहीं, कैश इक्विवेलेंट की पोजीशन क्या है. तो इस डैश का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. लिख लो ये बात, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में सबसे पहली चीज है कैश इन हैंड. इक्विवेलेंट्स का मतलब बताओ, इक्विवेलेंट्स मतलब कैश एट बैंक. थर्ड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज. मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती है, स्टॉप राइटिंग. मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है बहुत बारी. मार्केटेबल सिक्योरिटीज होते हैं शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो बहुत ही जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कैश में. ठीक है, अब ये हमें कमर्शियल बैंक से मिलते हैं क्योंकि आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को सेल परचेज करता है. ठीक है, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज का दूसरा नाम हो गया करंट इन्वेस्टमेंट्स. क्या हो गया, तो इन तीन चीजों को मिला के हमारा बनता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. बोलो कौन सी चीजें हैं. नंबर 1 कैश इन हैंड जो हमारे पास घर में पड़ा है, कैश एट बैंक जो बैंक में पड़ा है, एंड थर्ड वन इज मार्केटेबल जिसका दूसरा नाम क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट. पहले यहाँ तक नोट डाउन जल्दी से, ये पूरी लाइन लिख लो. कैश फ्लो स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स डैश.
चलो जी नेक्स्ट टॉपिक लिखो. There are two methods in cash flow statements. There are two methods in cash flow statements. Number one, direct method. Number two, indirect method. There are two methods in cash flow statements. Number one, direct method and number two, indirect. हमने प्लस 2 में कौन सा किया था? इनडायरेक्ट. अब कौन सा सीखेंगे? चलो डायरेक्ट मेथड देखो हेडिंग. डायरेक्ट मेथड बेसिकली मींस जो हमने डायरेक्टली बनाना, कैश बुक से बन जाता है. ठीक है, तो एक कैश बुक बना लो फटाफट से. Following is the cash book of Mr. Tanmay. Following is the cash book of Mr. Tanmay. डेबिट साइड पे रिसीट्स लिखेंगे और क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स. हाँ जी, कैश बुक में सबसे पहले क्या लिखते हैं उसमें? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. जल्दी जल्दी लिखो. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000. उसके बाद लिखो टू कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 3 lakhs. उसके बाद लिखो टू लॉटरी इनकम रिसीव्ड 2 lakhs. उसके बाद लिखो टू कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 40,000. टू कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 40,000. तनु टोटल करो. 560. चलो क्रेडिट साइड पे लिखो. पेमेंट्स में क्रेडिटर्स 2,60,000. क्रेडिटर्स 2,60,000. सैलरीज पेड 20,000. Salaries paid 20,000. Third, machinery purchased 2 lakhs. Machinery purchased 2 lakhs. बाकी का निकाल दो. कैरी डाउन बैलेंस कितना आ रहा है? 80,000. 80,000 हमारा आ गया कैरी डाउन बैलेंस. करें बेटा स्टार्ट क्वेश्चन. रेडी? चलो स्टॉप राइटिंग. पहले समझो कंसेप्ट को अच्छे से. हम बनाएंगे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? हमारा रोज का काम. ठीक है, जो तो है ब्रॉट डाउन बैलेंस. ये तो हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश. मतलब ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है. इसका कुछ भी नहीं करना अभी. सिमिलरली ये जो कैरी डाउन है ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ व्हाट? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. इसका भी अभी कुछ भी नहीं करना. समझ आ गया फिर? अच्छा, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स क्या हमारा रोज का काम है? यस.
अगर हमारे डेटर्स हमें पैसे दे रहे हैं तो रोज का काम हुआ ना। तो ये हमारी पहली चीज आ गई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की जो हमने कंसिडर करनी है। सिमिलर लॉटरी इनकम रिसीव्ड, क्या ये मेरी रोज का काम है? नहीं, मतलब ये मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जो रोजमर्रा की लाइफ में नहीं होती, तो ये भी ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं बनेगी। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, क्या ये मेरा रोज का काम है? नहीं, हम रोज रोज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और हम कैपिटल लेके आ रहे हैं, तो ये कौन सी एक्टिविटी बनेगी? फाइनेंसिंग, फाइनेंस लेके आ रहे हैं अपने बिजनेस में, तो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। तो ऑपरेटिंग का एक ही पार्ट दिख रहा है मुझे, दैट इज कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिटर्स। यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे। अच्छा, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना क्या रोज का काम है? Yes, sir. तो ये हम माइनस कर देंगे, जितना अमाउंट हमारे पास आ रहा है और जितना जा रहा है, इनफ्लो में से आउटफ्लो क्या कर देंगे? माइनस। सैलरीज पेड क्या हमारा रोज का काम है? Yes, sir. तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। मशीनरी परचेज, क्या हम रोज मशीन खरीदते हैं? नहीं, हम यहाँ पे अपना पैसा क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग का पार्ट तो नहीं है। और कैरी डाउन भी ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। तो बस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर क्या आ गया? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बोलो, नंबर 1 क्या लिया था हमने? कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, रुपीज 3 lakhs, बोलते नहीं, प्लस बस Yes, sir. माइनस Cash paid to creditors. कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कितना था? 2,60,000. 2,60,000। हाँ जी, Salaries paid. सैलरीज पेड टू एम्प्लॉइज कितना है? 20,000. 20,000। फाइनल आंसर पॉजिटिव आ रहा है, 20,000. तो उसको लिखेंगे क्या हम? निकुंज Operating balance. Shut up. Cash flow. नेट कैश फ्लो फ्रॉम Operating activities. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर आंसर नेगेटिव आता ना तो फ्रॉम की जगह लिखते यूज्ड। क्या लिखते? यूज्ड। ठीक है, तो अब समझो, कंसेप्ट समझो। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है? रिसीट्स मतलब इनफ्लोज को, जो हमारे रोज के इनफ्लो है ऐड, और जो हमारे आउटफ्लोज हैं रोज के, वो क्या कर देंगे हैं? माइनस। यहां तक समझ आ गया? अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन में इन्वेस्टिंग में बनाऊं, सिर्फ एक ही आइटम है, क्या है? मशीनरी परचेज, माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये आउटफ्लो है। जब हम मशीन खरीदते हैं, हम अपना कैश देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? माइनस हो जाएगा। उसके बाद फाइनेंसिंग में पैसा आ रहा है, कितना? 40,000, ये पॉजिटिव साइड आ जाएगा। पहले ऑपरेटिंग में डालो, फिर आगे करते हैं जल्दी से। टेक अ पॉज एंड मेक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलो जी, अब इसी क्वेश्चन में बनाते हैं पूरा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। देखो कैसे करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ब्रैकेट में लिख देते हैं डायरेक्ट मेथड अकॉर्डिंग टू AS 3। लिखना नहीं है, पहले समझ लो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर क्या आया था? पॉजिटिव। Yes, sir. वो मैं दोबारा नहीं बना रहा हूँ, मैं उसके नीचे कवर कर रहा हूँ। अब हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम, बोलते नहीं, शाबाश, ये रोज करते हैं काम अपने ऑफिस में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या था? परचेज ऑफ मशीनरी था, कितने का था? और तो आई थिंक कोई चीज नहीं है इन्वेस्टिंग की, बोलते नहीं, 2 लाख थी, Yes, sir. तो वो माइनस हो जाएगा क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Outflow. आउटफ्लो। तो इन्वेस्टिंग में और कोई आइटम नहीं है, तो इसका आंसर क्या लिखूं? नेट कैश फ्लो यूज्ड इन। वेरी गुड, क्या वर्ड आएगा इसमें? यूज्ड इन, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज -2 lakhs, ठीक है। अब ऐसे ही बनाएंगे क्या? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्या हुआ था? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई थी, कितनी? 40,000. एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कितनी हुई थी? 40.
बस यही चीज थी। Yes, sir. तो इसका आंसर, फाइनल आंसर को क्या लिखूं? Net नेट कैश फ्लो used फ्रॉम financing. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 40,000। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको? Yes. अब तीनों आंसर्स को ऐड करना है। याद आ गया समझ? ऑपरेटिंग आंसर कितना आ रहा है? 20 और इसका कितना आ रहा है? 40। कितना हो गया टोटल? 60,000 हो गया। ठीक है, और हमारा जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उसमें लॉस है, कितना है? 2 लाख। ये माइनस कर देंगे, करो नेट इफेक्ट क्या निकला? माइनस में आ रहा है। यहाँ तक समझ आ गया? पर अभी इसमें एक और चीज है जो हमें दिखानी है, लॉटरी इनकम। उसको क्या लिखेंगे? एंड में उसको लिखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। ऐड करेंगे उसको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। कितना आया था लॉटरी से पैसा? 2 लाख. वो भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनफ्लो। ठीक है बच्चों, तो अब देखो 2 लाख से 2 लाख तो कैंसिल हो रहा है ना, उसको काउंट ही मत करो। 20 प्लस 40, फाइनल आंसर पॉजिटिव आ रहा है ना मेरा? Yes, sir. जब फाइनल आंसर पॉजिटिव आता है उसके लिए लाइन बताओ क्या थी? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या लिखना है बोलो? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये सारा 12वीं में हमने किया होगा ऑलरेडी। ठीक है, अब पहले यहां तक दोबारा से रिपीट करता हूं। मैंने ऑपरेटिंग मैंने बना दिया, इन्वेस्टिंग बना दिया, फाइनेंसिंग बना दिया। कोई भी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हो रही है आपको, उसके बारे में भी आपको अलग से दिखाना है। लॉटरी इनकम आपकी निकली थी, इनफ्लो है, तो ऐड हो जाएगा। सारे आंसर्स को ऐड करो। 20,000 प्लस 40,000 कितना हो गया? 60 प्लस 2 लाख, 2 लाख 60 माइनस 2 लाख 60,000। अगर ये नेगेटिव में आता, अगर रवि ये नेगेटिव में आता तो इंक्रीज की जगह क्या लिख देते? डिक्रीज। ठीक है जी, अब क्या करना है? अब ना इसमें क्रॉस चेक करना है हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत। हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब कैश बुक में चलते हैं। ओपनिंग कैश इन हैंड कितना गिवन था? 20,000। ठीक है, कितना गिवन था? 20,000. और क्लोजिंग कितना है? 80। तो चेक करते हैं, अगर हम ओपनिंग ऐड करेंगे तो क्या वो क्लोजिंग के इक्वल आ जाएगा? ओपनिंग कितना था बोलते नहीं? 20,000. तो 60 प्लस 20, फाइनल आंसर 80,000. ये क्या आया था? 80,000 Closing. इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैश एंड कैश Equivalents. इक्विवेलेंस। तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड, बहुत ही सिंपल। समझ आ गया? दोबारा करते हैं एक बार रिवीजन कैसे करनी है। सबसे पहले आपको 3 एक्टिविटीज बनानी है एक ही पेज पे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। यहां तक क्लियर हो गया? ऑपरेटिंग का आंसर निकाल लो, इन्वेस्टिंग का निकाल लो, फाइनेंसिंग का निकाल लो। हर एक का आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, हर एक का आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। लाइन क्या होगी पॉजिटिव की? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो यूज्ड इन अगर नेगेटिव में आ गया, एंड फ्रॉम। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हुई है, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, वो भी क्या करनी है? ऐड। उन चारों आंसर्स को क्या कर लेना है? प्लस। 2 बातें होंगी, या आपका आंसर पॉजिटिव आएगा या आपका आंसर अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या लाइन लिखनी थी? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश क्या कर देंगे? ऐड। वो किसके इक्वल आ जाएगा? तो देखो मेरा आंसर आया था 60,000 रुपए। ठीक है, उसमें ओपनिंग बैलेंस मैंने ऐड किया, क्या बन गया? क्लोजिंग। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो अपने क्वेश्चन से कि आपने जब ऐड किया तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 80। दैट मींस आपने क्वेश्चन पूरा सही किया है। कंप्लीट कर लो 2 मिनट में जल्दी से, फिर अगला टॉपिक करें। लिखो बेटा नेक्स्ट, इनडायरेक्ट मेथड of cash flow statements. Indirect method of cash flow statements. सबसे पहले हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
सबसे पहली लाइन होती है नेट प्रॉफिट। क्या लाइन होती है? नेट प्रॉफिट। तब में आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स? +2 में लिखते थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब लिखना है सीए में नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, और ये उठाना है बैलेंस शीट में से। कहां से? सरप्लस में से। कैसे? करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का अमाउंट क्या कर देना है? माइनस। साथ साथ लिखते जाना, इसमें मैं टाइम नहीं दूंगा क्योंकि मैंने डिक्टेट करनी है आधी चीजें, हर चीज नहीं लिख रहा मैं बोर्ड पे। प्रॉफिट फॉर द ईयर कहां से मिलेगा? जल्दी याद करो साथ साथ। सरप्लस में से मिलेगा। कहां पे गिवन होगा ये? बैलेंस शीट में। और कौन से साल में से कौन से साल वाला माइनस? करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को क्या कर देंगे? माइनस। समझ आ रहा है? चले आगे। इसके बाद बच्चों इसमें ऐड करेंगे हम ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स। हाँ जी, ये कहां से मिलेगा? ये भी रिजर्व्स एंड सरप्लस में से मिलेगा बैलेंस शीट में। इसको भी कैसे लेना है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। चले बच्चों, लिख लिया साथ साथ? Am I fast or it's okay? चलो थर्ड, इंटरिम डिविडेंड। तन में ये कौन से साल का लेना है? प्रीवियस ईयर या करंट ईयर? करंट ईयर। हाँ जी वैभव मित्तल। करंट का। नकुल। भूमिका। सिमर। पहली चीज तो इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या है? एक एजीएम हुई और फिर एक और एजीएम हुई। एजीएम का मतलब समझते हो? एनुअल जनरल मीटिंग। लॉ में बढ़ा दिया था। तो इन दोनों डेट्स के बीच में कभी भी अगर कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है उसको क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड। तो हमेशा याद रखना, इसका ना करंट ईयर होगा कभी भी, ना प्रीवियस ईयर होगा। ये हमेशा एक अमाउंट ही गिवन होगा। समझ आया? ये हमेशा एक ही अमाउंट गिवन होगा। तो ना करंट ईयर है ये, ना प्रीवियस ईयर है ये, बस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है? ऐड क्यों कर रहे हैं इसका लॉजिक मैं भी समझाऊंगा, पहले लिख लो और ऐसे बना भी लो। दो एजीएम्स के बीच में जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? बोलते नहीं, इंटरिम डिविडेंड। यहां तक लिखो जल्दी। ठीक है बच्चों, यहां तक आंसर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां तक आंसर क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब क्या करें? स्टॉप राइटिंग नाउ। अब क्या करें? इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर देंगे। कौन से साल की? करंट ईयर की। कौन से साल की? तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उल्टा चल रहे हैं ना हम, तो टैक्स को जो माइनस करते हैं वो क्या कर दिया मैंने? ऐड बैक। आफ्टर से कहां पहुंच रहे हैं? बिफोर पे। तो जितना करंट ईयर में आपने प्रोविजन बनाई होगी वो ऐड बैक करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पहुंच जाओगे। ठीक है, जल्दी लिखो फिर आगे करें। ठीक है बच्चों, वैभव मित्तल। इसके बाद क्या करेंगे बेटा? जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है वो माइनस करेंगे और जो एक्सपेंस है वो प्लस करेंगे। शाबाश, वेरी गुड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऐड करेंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स माइनस करेंगे। उल्टा करना है।
इनकम्स को क्या करना है माइनस, एक्सपेंसेस को क्या करना है प्लस, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं, हम नेट प्रॉफिट से जीपी पे पहुंच रहे हैं। तो नॉर्मली हम खर्चे माइनस करते हैं, क्या कर देंगे, और जो हम इनकम प्लस करते हैं क्या कर देंगे। और यहाँ कौन सी इनकम और खर्चों की बात हो रही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अभी इनके ऊपर डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेसिकली मींस जो नॉर्मल लाइफ के एक्सपेंसेस नहीं है, जो नॉर्मल लाइफ की इनकम्स नहीं है। ठीक है, यहां तक आंसर क्या आएगा निकुंज? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये प्लस टू की पहली लाइन सॉल्व हो गई। मैंने तुम्हें प्लस टू में भी शायद ऐसे ही करवाया होगा, अलग से वर्किंग नोट बनवाया होगा इतने का। यहां से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऐसे ही कराया था, ठीक है। अब सीए में तुम लोग चाहे इसी फॉर्मेट के अंदर कर लो, चाहे अलग से वर्किंग नोट बना लो, तुम्हारी मर्जी है। फाइन, पहले इतना रिवाइज करो जल्दी से, मैंने क्वेश्चन पूछना, कोई डाउट है तो पूछो जल्दी। उल्टा चल रहे हैं हम, अभी मैं इसको प्रूव करूंगा कैसे, बट अभी के लिए याद कर लो पहले फॉर्मेट को। हरिया 2 मिनट है, इसके बाद लिखो बेटा इसके आगे क्या करना है। इसके आगे हमने कुछ चीजें ऐड करनी है जिसका नाम है नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंडिचर। क्या ऐड होएगा बोलो? नॉन ऑपरेटिंग, बोलो मुझसे, नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंडिचर। जब भी हम नॉन कैश की बात करते हैं ना, मेरा दिमाग सबसे पहले एक ही आइटम की तरफ जाता है, डेप्रीसिएशन एंड amortization. Very good. Depreciation is a word used for tangible assets, and amortization word is used for intangible assets. पर दोनों का मतलब क्या है? Same. जैसे goodwill written off is amortization, patents written off is also amortization. फर्नीचर पे अगर नीचे हो रही है वैल्यू तो हम amortization नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे? Depreciation. ठीक है बच्चों, चलो जी, इसके बाद लिखो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स या डिवेंचर्स या बोरोइंग्स। ठीक है, माइनस क्या करेंगे? ऑपोजिट माइनस करेंगे। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करते हैं, उल्टा कर दो, लॉस की जगह क्या लिख दूं? गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। इंटरेस्ट पेड की जगह क्या लिख दूं? इंटरेस्ट रिसीव्ड या फिर डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, जहां पे पैसा मैंने लगाया था उस पे मुझे कोई डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, वो यहां क्या हो जाएगा? माइनस। या फिर रेंट रिसीव हो रहा है आपको, वो यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, ये सारी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं हमारी, जो हमारे बिजनेस की नॉर्मल इनकम नहीं है। ठीक है, देखो नॉर्मल इनकम कैसे नहीं है? क्या मैं एसेट रोज बेचता हूं? नहीं। क्या मेरे को इन्वेस्टमेंट मैं कोई रोज कर रहा हूं? कभी एक बार ही शेयर ले लिए किसी के, वहां से मुझे क्या मिल रहा है? क्या ये मेरा बिजनेस इनकम है? मेरी बिजनेस इनकम तो मेरे बच्चों की फीस है ना। तो जो मुझे शेयर्स पे डिविडेंड आ रहा है या जो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट आ रहा है, वो मेरी बिजनेस इनकम नहीं है, वो मेरी पढ़ाने से इनकम नहीं आ रही, तो वो नॉन ऑपरेटिंग है। इसीलिए क्या हो रही है? माइनस। समझ गए? रेंट रिसीव, ऊपर मुंह रहे सबका। मैंने एक लैंड खरीदी, ध्यान से समझना, मैंने क्या खरीदी और उसको आगे रेंट पे दे दिया।
क्या ये मेरा बिजनेस है? क्या मैं यही करता हूँ रोज? मैं तो ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो मेरे को रेंट मिल रहा है ये भी मेरी इनकम तो है, पर मेरी बिजनेस इनकम, तो इसीलिए क्या हो जाएगी यहाँ से माइनस। क्लियर है वैभव? अब अगर हम ऊपर वाले खर्चों की बात करें, डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस, ये माइनस हो रखा है, क्या हो जाएगा? ऐड। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि ये भी रोज रोज नहीं होता। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, मतलब मैंने एसबीआई से लोन लिया था। अब एसबीआई से लोन बेशक मैंने बिजनेस के लिए लिया है, पर जो उस पे इंटरेस्ट मैं पे कर रहा हूँ, क्या वो मेरी स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड है? क्या वो मेरी टीचिंग लाइफस्टाइल से रिलेटेड है? नहीं है। तो इसीलिए वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐड बैक। डिबेंचर अगर आप अपने इशू करते हो खुद के, तो उस पे भी आपको क्या देना पड़ता है हर साल? इंटरेस्ट। वो भी यहाँ क्या हो जाएगा? ऐड बैक। उल्टा करना है, खर्चों को क्या कर रहे हैं? ऐड, इनकम्स को क्या कर रहे हैं? पर देखो ये कौन से एक्सपेंस और कौन सी इनकम है जो मेरे बिजनेस से डील नहीं करते। यहाँ तक समझ आ गया सबको? बोलते नहीं? यहाँ तक के आंसर को पता है क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा, इसके बाद पहले मैं समझा देता हूं, फिर मैं टाइम दूंगा लिखने को, पहले समझ लो। इसके बाद ना इस कंसेप्ट पे आना है, वर्किंग कैपिटल के कंसेप्ट पे। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है दो चीजों से, हमारी रोजमर्रा की करंट एसेट्स और रोजमर्रा की करंट लायबिलिटीज। ठीक है? अब 12वीं अगर होती है ना यहाँ पे बैठी हुई, तो मैं उनको ऐसे याद करवाता हूँ, ये वाला फॉर्मेट, लॉसेस को ऐड करना है, इनकम्स को माइनस करना है। उनको मैंने ऐसे याद कराया हुआ है, ठीक है? लेकिन तुम लोग सीए कर रहे हो, डिटेल में समझना कंसेप्ट। हमने क्या किया था 12वीं में? करंट एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो मैंने कहा था ऐड कर देना क्योंकि ये लॉस है। फिर मैंने तुम्हें कराया था करंट लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, ये भी लॉस है, क्या हो जाएगा? ऐड। फिर करंट एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो माइनस, क्योंकि ये क्या है? प्रॉफिट। करंट लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, ये भी माइनस, क्योंकि ये क्या है? प्रॉफिट। लायबिलिटी जब कम होती है तो क्या होता है हमें? प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। अब ध्यान से सुनो बात, ये तो हो गया रट्टाफिकेशन जो 12वीं में से तुम पढ़ते आए हो मेरे से। अब लॉजिक समझते हैं। लॉजिक ये है बच्चों, करंट एसेट में मान लो हमारे पास है, कोई भी करंट एसेट बोलो, इन्वेंट्रीज ले ले। इन्वेंट्रीज 10,000 थे पिछले साल में, अब हो गए मान लो 2,000। एसेट की वैल्यू कम हो गई, लॉस हो रहा है हमें, क्या करना है? यही करवाया था। पर एक्चुअल क्या है? ये ऐड क्यों हो रहा है? हम इसको मान रहे हैं दिस इज सोल्ड, इन्वेंट्री सोल्ड। जब इन्वेंट्री बिकेगी तो क्या होगा? इनफ्लो। इनफ्लो को क्या करना है? तो +2 की तरह नहीं याद करना इसको, डिटेल में समझो। जब इनफ्लो होगा वो क्या हो जाएगा? ऐड। और जब आउटफ्लो होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है? अब हमने इसमें लॉस प्रॉफिट का लॉजिक नहीं लगाना, डिटेल में दोबारा समझाऊं। अगर कोई भी करंट एसेट की वैल्यू कम हो रही है, हम इसको कैसे पढ़ के आए हैं कि लॉसेस को ऐड करना है, बट अब हम इसको लॉस नहीं मानेंगे। दूर से देखो तुम्हें क्या लग रहा है? इन्वेंट्री पिछले साल कितना था, अब कितना रह गया? तो दैट मींस हमने 8,000 का स्टॉक बेच दिया, बेचने से पैसा, तो इनफ्लो क्या करना है? दिस लॉजिक शुड बी अप्लाइड नाउ। क्लियर है? सिमिलर इज विद करंट लायबिलिटी। लेट्स चेक इट। क्रेडिटर्स 20,000 थे, 16,000 रह गए। अब मैंने +2 में कैसे पढ़ाया था? लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो गई? कम। प्रॉफिट हो गया, क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है? अब सीए वाला लॉजिक समझो। क्रेडिटर कितना दिख रहा है? 20। कितना रह गया? मतलब 4,000 की पेमेंट कर दी। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटफ्लो। आउटफ्लो क्या हो जाएगा? माइनस। पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे करते हैं जल्दी से।
ये लॉस प्रॉफिट नहीं लिखना, इनफ्लो आउटफ्लो लिखना है इसको। चलो जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद आंसर आता है हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या आंसर आता है बोलो? कैश जनरेटेड कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें से माइनस करेंगे इनकम टैक्स पेड। क्या माइनस करेंगे? स्टॉप राइटिंग। यहां पे जो माइनस करना है ना, वो अपना इनकम टैक्स वाला कंसेप्ट लगाओ। प्रीवियस ईयर, पिछले साल का टैक्स हम पे करते हैं ना, तो कौन से ईयर का करेंगे? प्रीवियस ईयर। अगर आंसर पॉजिटिव आएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो फ्रॉम की जगह यूज्ड। पहले यहां तक नोट डाउन जल्दी। फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेट, जो +2 में नहीं किया हमने, यहां करेंगे। यहां जहां मैंने इनकम टैक्स पेड माइनस किया ना, यहां दो न्यू चीजें भी माइनस हुएंगी। +2 में नहीं था तो लेकर आया, अब करना पड़ेगा। एक माइनस होगा इनकम टैक्स पेड, दूसरा माइनस करेंगे एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। क्या माइनस करेंगे बोलो? एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। वैभवी क्यों माइनस हो रहा है बच्चे? खर्चा तो वाला हमने ऊपर प्लस भी कर दिया। हमने ऊपर वो प्लस कर दिया था, पर यहाँ माइनस क्यों कर रहे हैं? खर्चा तो क्या था? खर्चा किया था तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटफ्लो लिखो इसके साथ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस माइनस हो जाएगा, और अगर इनकम हो जाए तो वो प्लस करेंगे। तो उसको मैं नंबर 3 दे दूं। एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? इनफ्लो। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? आउटफ्लो। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? तो अभी हमारी एक एक्टिविटी हो गई, कौन सी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड से खत्म हो गई। करें रिवाइज? चलो लेट्स टेक अ रिकैप। क्वेश्चन शुरू किससे करना था? पहली लाइन क्या थी? जितना याद है उतना बोलो। प्रॉफिट फॉर द ईयर। कौन सा साल? करंट ईयर माइनस एड ट्रांसफर टू रिजर्व्स, स्पेशली जनरल रिजर्व। कौन सा साल? करंट ईयर माइनस प्रीवियस। एक और चीज ऐड है, इंटरिम डिविडेंड पेड। यहां तक आंसर क्या आता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। कौन से साल का? करंट ईयर का। यहां तक आंसर क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हुआ है, ऐड कर देंगे, उल्टा चल रहा है ना, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम माइनस करेंगे। यहां तक आंसर आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर है बच्चों यहां तक? हाँ जी, इसके बाद क्या एडजस्टमेंट करनी थी? ऐड नॉन ऑपरेटिंग या फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस। इसमें मैंने आपको 4-5 एग्जांपल लिखवाए हैं, 3 लिखवाए हैं। नंबर 1 डेप्रिसिएशन या फिर एमोर्टाइजेशन। नंबर 2 लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, लोन्स, बोरोइंग्स। माइनस करेंगे। 3 चीजें लिखवाई हैं, 2 लिखवाई हैं। मैंने ऐड में लॉस लिखवा दिया ना, ठीक है। माइनस गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये माइनस हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये भी माइनस, क्योंकि ये इनफ्लो है, ठीक है, लेकिन मैंने बिजनेस से डील नहीं करता, इसलिए माइनस हो रहा है, ठीक है। रेंट रिसीव्ड, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। एक और चीज थी, बहुत है,
डिविडेंड तो बेटा ऊपर हो गया, ये रहा डिविडेंड रिसीव्ड वो इंटरेस्ट के साथ ही लिख लो, उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड वन एंड द सेम थिंग। ठीक है जी, यहां तक आंसर क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद अगर करंट एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो माइनस, करंट एसेट की वैल्यू घट रही है तो प्लस, करंट लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो प्लस, करंट लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो माइनस। यहां तक आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। एक चीज माइनस होगी पहले, बोलते नहीं, इनकम टैक्स पेड कौन से साल का? प्रीवियस ईयर। माइनस एक चीज और होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। देखो यहां ऐड हुए थे, मतलब यहां से हम ना, कहां से? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस से सीधा कर रहे हैं क्वेश्चन। यहां पे अब आपने ध्यान रखना है, इनफ्लो है तो ऐड, आउटफ्लो है तो माइनस। क्लियर है सबको? और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हुई है तो वो क्या हो जाएगी? ठीक है, पॉजिटिव आंसर को क्या लिखना है? फ्रॉम, और नेगेटिव आंसर को यूज्ड। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई डाउट? चले आगे, लिखो इसके आगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सेम एज डायरेक्ट मेथड, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सेम एज डायरेक्ट मेथड। जल्दी से लिखो बेटा आगे। एक क्वेश्चन बनाओ छोटा सा। अच्छा, इसमें भी वही करना जो डायरेक्ट मेथड में करा था, वो मैंने रिपीट नहीं करी बात। देखो, जब तुम कैश फ्लो बना लोगे पूरा, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे समझ लो बस एक बार। ऑपरेटिंग का आंसर आ गया, इन्वेस्टिंग का आ गया, फाइनेंसिंग का आ गया। तीनों आंसर्स को क्या करना है? इसको नाम दे देंगे ए, इसको दे देंगे बी, इसको दे देंगे। ये प्लस टू में मैंने एबीसी नहीं लिखवाया था, तो मैं बता रहा हूँ सीए में लिखना है। क्या लिखोगे अगर पॉजिटिव आएगा? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मान लो इसको टोटल आंसर आ रहा है 3 लाख, यहाँ लाइन नहीं है, प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। याद है ना, किया था अभी क्वेश्चन, वो ऐड करने के बाद ये किसके इक्वल बनना चाहिए? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये चीज सेम है डायरेक्ट मेथड की तरह, तो मैंने ये आपको नहीं बताई दोबारा। होपफुली इट इज डन। क्लियर है ना सबको? ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, पी एंड एल बनाओ एक छोटा सा जल्दी से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखो बाय जीपी, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 10,000, बाय रेंट रिसीव्ड 2,000, बाय लॉटरी इनकम, बाय लॉटरी इनकम 3,000, टू salaries 500, to depreciation 2,000, to printing 1,000, to loss on sale of asset 600, then may solve. To rent paid 1,700, find the net profit beta. To net profit, this is one minus. This is to the 90 to 100.
जल्दी से P&L बना लो, हरी आप। यहाँ तक समझ आ गया? बोर्ड पे देखना। अब हम P&L को थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं। न्यू P&L बना रहा हूँ मैं। नेट प्रॉफिट 9200, मैंने गवर्नमेंट को मान लो टैक्स दे दिया 10%, तो 920 रुपीज का टैक्स दे दिया। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया? लिखो 8280 बनाओ ये वाला P&L, जल्दी बनाओ। 8280 ठीक है बच्चों। अब इस P&L को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गवर्नमेंट को देने के बाद कितना पैसा बच रहा था? 8280। मैंने इसमें से रिजर्व बना दिया, कितने का? 3000 का। मैंने शेयर होल्डर्स को 250 रुपए का डिविडेंड पे कर दिया। अब बताओ कितना पैसा बच रहा है? 8280 minus 3250 is what? 280 कर लो, 280 इजी हो जाएगा। 5000। तो सरप्लस मेरे पास बच रहा है 5000 रुपए का। बोलते नहीं। तो अगर मान लो मैं बैलेंस शीट में सरप्लस शो करूं, छोटी सी बैलेंस शीट का सरप्लस, ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछले साल का प्रॉफिट 2024, क्लोजिंग बैलेंस मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट 2025। मैं अज्यूम कर रहा हूं 2500 रुपए पड़े हैं पहले वाले प्रॉफिट के, और अब वाले कितने जाएंगे? 5000। ठीक है, मैंने तुम्हें क्वेश्चन बना के दे दिया, इसका कैश फ्लो बनाओ। सबसे पहले तो बेटा हमारे पास बैलेंस शीट में ना टोटल बैलेंस देखो ना कितना बनेगा। 2500 और 5000 का टोटल करो, कितना बनेगा? 7500। ये करंट ईयर का बैलेंस है टोटल। अब मैंने क्या सिखाया था? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। कई बच्चों ने तो यही गलती कर दी होगी, 5000 में से 2500 माइनस कर दिया होगा। स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन गलत हो गया। टोटल बैलेंस कितना है करंट ईयर का? 7500 माइनस प्रीवियस ईयर कितना है? 2500। मतलब क्वेश्चन शुरू कितने से होना था? 5000 से। किसका ठीक है ये पॉइंट? एक भी बच्चा है हमारी क्लास में? ओनली 1 2 3 गलत है सिमर। चलो ये गलती ठीक कर लेना, अभी कर लो, साथ साथ कर लो। 5000 से शुरू करना। उसके बाद इसमें ट्रांसफर टू रिजर्व कितना किया है? 3000। डिविडेंड पेड 280। ये दोनों ऐड बैक हो जाएंगे। यस सर। क्या आ गया आंसर? 8280। यहाँ तक क्लियर है? टैक्स पेड भी ऐड हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। 920 था, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 9200 आना चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रोविजन ही है ये। जब टैक्स पेड का एक ही अमाउंट है, वही प्रोविजन है, वही पेड है। कॉमन सेंस। यहाँ तो 12वीं थी, ये तो नया पॉइंट ही नहीं है। ऊपर को करना चाहो, क्या करवाया था 12वीं में? अगर टैक्स का एक ही अमाउंट गिवन होता था, उसी को क्या मानते थे? प्रोविजन। उसी को क्या मानते थे? टैक्स पेड। अब खासियत समझ आई कुछ? देखो क्या खासियत है इसमें। एवरीवन सी ऑन द बोर्ड, फर्स्ट बेंच। यहीं से शुरू किया ना मैंने क्वेश्चन। 5000, ये दोनों चीजें क्या करी थी? माइनस क्या कर दी? यहाँ पहुंच के। ठीक है, फिर उसके बाद टैक्स पेड ऐड बैक कर दिया यहाँ पहुंच के। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी कितना आ गया हमारा? एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया हमारा? 9200। उल्टा ही तो चलना था। नलायक। रोज करते हो तुम लोग? अच्छा अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, लॉजिक समझा रहा हूं अब मैं। पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का रिवीजन हो जाएगा इसी लॉजिक के साथ। जो 9200 रुपीज का प्रॉफिट आया है, कैन यू स्टॉप राइटिंग? जो 9200 का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है, क्या ये पूरा का पूरा मेरा बिजनेस प्रॉफिट है? P&L की तरफ देखना, क्या ये मेरा बिजनेस प्रॉफिट है? लॉटरी इनकम नहीं है इसमें।
है ना? तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इसमें इंक्लूड करके नेट प्रॉफिट निकला है ना। तो इसको मैं अपनी भाषा में अगर समझाऊं तो ये अनफिल्टर्ड प्रॉफिट है, छना हुआ प्रॉफिट नहीं है। अब हम इसको छानेंगे अपने बिजनेस की प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए। लॉजिक समझ आ रहा है? तभी मैंने वहां पे उल्टा करवाया था, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमने ऐड किया था या नॉन कैश को, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस की थी। लॉजिक समझो, ये कोई फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन थोड़ी ना, मैं तो लॉजिक समझाने के लिए तुम्हें एक P&L और बना के तुम्हें समझा रहा हूं कि क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। तो 90-200 इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी which includes the business profit as well as the non-business profit. Clear है? अब ध्यान से P&L की तरफ नजर मारो, क्या तुम्हें कोई डेप्रिसिएशन दिख रही है? ऐड होगी ये? क्या ये नॉन कैश एक्सपेंस है? करो अपने कैलकुलेटर उठाओ जल्दी, करो ऐड बैक 90-200 में 2000 का डेप्रिसिएशन हो गया। इसके बाद देखो कोई तुम्हारा और कोई ऐसा खर्चा तुमने ऐड कर रखा हो जो होना नहीं चाहिए, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। हम रोज रोज नहीं ना एसेट्स बेचते, ये माइनस कर रखा है, ये भी क्या कर देंगे, ऐड। अब देखो तुम्हारी दो इनकम्स ऐसी हैं जो तुम्हारे बिजनेस से रील तो नहीं करती। एक तो कौन सी दिख रही है, क्या हो जाएगी ये, बोलो, माइनस, क्योंकि मेरी बिजनेस इनकम नहीं है। दूसरा रेंट रिसीव हो रहा है मुझे, रेंट रिसीव कभी बिजनेस इनकम हो ही नहीं सकती अगर तुम P&L बना रहे हो। करो माइनस 6800 आना चाहिए आंसर। ये आया फिल्टर्ड प्रॉफिट, मतलब ये 6800 मेरा बिजनेस का प्रॉफिट आ गया। क्लियर है? तो मैंने ये पूरा लॉजिक समझाने के लिए क्वेश्चन कराया था तुम्हें, और इसमें कुछ नहीं है। रेंट पेड बेटा ये तो हमारे बिजनेस की प्रीमाइसेस का रेंट हो सकता है। जैसे मान लिया अगर मैंने अपना इंस्टीट्यूट मार्केट में ले लिया रेंट पे, तो क्या वो मेरा बिजनेस का खर्चा नहीं है? तो रेंट पेड तो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है ना, नॉन ऑपरेटिंग थोड़ी ना हुआ, वो तो हम हर महीने पे करेंगे अपने बिजनेस से रिलेट करते हुए। ठीक है, तो रेंट पेड का कुछ नहीं करना। हाँ जी वैभव जी, गलती बताओ अपनी ऑनेस्टली। कोई 920 बस एक गलती थी, टैक्स पेड नहीं लिया। हाँ जी नकुल जी, सर रेंट पे वाला रेंट पेड का क्या, मैंने वो ले लिया था 920 भूमिका, प्रॉफिट क्या, स्टार्टिंग पॉइंट गलत रवि, और उसके बाद कितना सही था काफी आपका? मेरा स्टार्टिंग से गलत था, बाकी सही है, बाकी सब सही किया है, गुड। ठीक है जी, तो हम कैश फ्लो को भी वाइंड अप कर रहे हैं आगे के लिए। मैंने ऑडिट की भी क्लास लेनी है तुम्हारी।